जो ज़कात आपकी डिडक्ट हुई है अंडर ज़कात एंड उश्र ऑर्डिनेंस 1980, उस ज़कात की हम बात कर रहे हैं, और वो आपकी फर्स्ट रमज़ान को बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर ली जाती है। वो खुशी से तो कोई नहीं पे करता, वो ज़बरदस्ती की होती है, लेकिन वो फ़ायदा देती है टैक्स में। अब देखिएगा, मेरी लाइबिलिटी जो होती है ना, वो ये वाला टैक्स होता है, एडमिटेड इनकम टैक्स। नॉर्मली देखिए, हमें इस केस में जैसे नजर आ रहा है, टैक्स चार्जेबल 12,500, नॉर्मल इनकम टैक्स 12,500 एंड एडमिटेड टैक्सेस आल्सो 12,500। लेकिन ये हमेशा सेम नहीं रहती, ये चेंज होंगे, ये बड़े चेंज होंगे। लेकिन उस टाइम तक आप भी माशाल्लाह उस लेवल पे होंगे कि आप इन चेंजेस को जो है वो बड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अभी अगर मैं जिक्र कर दूं तो इनके चेंज का, तो वो काफ़ी परेशानी बन जाएगी आप लोगों के लिए भी, और मेरे लिए भी, कि यार मैंने ये क्या छेड़ दिया जिक्र। जनाब, आप नमाज पढ़ रहे थे, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। डिडक्टेबल अलाउंस, मैं आया जी डिडक्टेबल अलाउंस पे। ये किधर आपको मिलेगा? ये जब आपकी एक ऑप्शन है टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स, इसमें आप क्लिक करेंगे डिडक्टेबल अलाउंस। अभी जो मेरे पास टैक्सेबल इनकम आ रही है वो 850,000 है। डिडक्टेबल अलाउंस क्या करता है? आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर देता है। टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होती है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी या पेबल भी कम हो जाता है। आप देखिएगा, मैंने लिखा 50,000 इज डिडक्टेबल अलाउंस। ये सारे डिडक्टेबल अलाउंसेज हैं। इसमें ये स्ट्रेट, ये पहले दो के ऊपर आपको स्ट्रेट डिडक्शन मिल जाती है। जितना डिडक्टेबल अलाउंस होता है वो सारे का सारा कंसिडर किया जाता है। ये फिर नीचे वाले केसेस, इनमें क्राइटेरियाज हैं, आपको वो देखने पड़ते हैं। मेरे एक दोस्त पूछ रहे सर, सैलरी के विद होल्डिंग टैक्स भी डालेंगे टैक्स? जी बिल्कुल, मैं भी करूंगा, बिल्कुल करूंगा। वो एक सीक्वेंस में करता होता हूँ। डिडक्टेबल अलाउंस को लूंगा, फिर अगर कोई टैक्स क्रेडिट हुआ उसको लूंगा, उसके बाद जो मेरा विद होल्डिंग एट सोर्स कटा है मैं उसको लूंगा, फिर मैं फाइनल लाइबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, और उसके बाद सारा केस आपके सामने होगा कि टैक्स से किस तरीके से बचाया जाता है लीगली। अब आपने देखा कि मेरी टैक्सेबल इनकम थी 850,000, उसके ऊपर टैक्स कितना था? 12,500। अब ये मैंने 50,000 रुपया डाला, ये क्या करेगा? क्या ये कुछ फर्क डालेगा? यकीनन डालेगा। कितना फर्क डाल देगा? हो सकता है कोई 2,000 2500 रुपये आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम करवा दे। ठीक है, इससे ज्यादा तो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इतना भी काफी है। मैं इसको करता हूँ कैलकुलेट, और कंप्यूटेशंस पे जाता हूँ। आपकी 850,000 टोटल इनकम नजर आ रही, उसमें से 50,000 डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस हो गए। अब टैक्सेबल इनकम बन गई 8 लाख रुपए। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ मजीद, ये देखें, अब नजर आ रहा होगा सही। उसके बाद देखिएगा, लाइबिलिटी अब जो है आपकी 12,500 की बजाय 10,000 रुपये। 10,000। ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटी अब कितनी होगी? 10,000 रुपये। 10,000 कैसे कैलकुलेट हुआ? 6 लाख तक तो जीरो है ना। फिर आप देखिए, 6 से ऊपर जब आप जाते हैं, 6 से 12 तक, तो 5% एक्सीडिंग अमाउंट का, तो आपने क्या किया? 2 लाख रुपए का 5% लिया, जो कि 10,000 रुपये बना। अब मैं इसको मजीद कम करना चाहता हूँ, और वो भी लीगल। मशवरा करते हैं कंसल्टेंट से, है जी कोई और इलाज? कहता है इलाज तो है, आप करने वाले बने। अब हम आए, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी कोई शेयर्स के अंदर। कंसल्टेंट को बताया, वो कहते हैं जी आपको क्रेडिट मिल सकता है, यू आर एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट। अब टैक्स क्रेडिट में उस तरीके से काम नहीं करना कि मैं जितनी अमाउंट डालूंगा वो सारी एक्सेप्ट हो जाएगी, बल्कि उसके ऊपर वो एक फॉर्मूला लगाएगा, A/B × B वो अभी आपको समझाएंगे। मैं कहता हूँ कि मेरा 1 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट की शेयर में, अब गवर्नमेंट मुझे इनकरेज करती है
मोटिवेट करती है कि आप मजीद इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको टैक्स में बेनिफिट देंगे, उससे आपका पेबल टैक्स कम बनेगा। मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये देखिएगा ये अमाउंट आ गई मेरे पास। अब ये क्या माजरा है? कोई दोस्त, अब यकीनन आप में से कुछ दोस्त प्रैक्टिसिंग होंगे, कोई बंदा बता दे जी ये क्या है। बड़ा इजी है। हाँ जी, किसी को आइडिया कि ये 1250 रुपये क्यों कैलकुलेट हुआ, और ये 1250 क्या करेगा? जो 10,000 रुपये टैक्स है ना, वो मजीद कम हो जाएगा। अब वो कुछ 8,000 समथिंग रह जाएगा, 8,750। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया टैक्स चार्जेबल और नॉर्मल इनकम टैक्स। मैंने क्या कहा था, फर्क आ जाएगा आज ही आज। ये देखिए आपका फाइनल जो पेबल बन रहा है वो 8750। वो कैसे बन रहा है? इसका एक फॉर्मूला है, ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। मैं आपको लिए चलता हूँ इसके ऊपर। आप देखिए, ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। ए वो ए इज नॉर्मल इनकम टैक्स एंड बी टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज होता है। और सी आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी, मेरे किसी दोस्त का सवाल है, सर इसका आइडिया नहीं है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम बनता है उस पर जो टैक्स क्रेडिट मिलता है उसका फॉर्मूला आप जी वो ये सेम ही होते हैं दोस्त, ये सेम ही होते हैं। ये सेम ही, क्योंकि ये देखिए ना एक ही लाइन आइटम के अंदर दोनों चीजें फॉल कर रही हैं। तो ये वही है। अब देखिएगा हुआ क्या था हमारा, कैसे कैलकुलेट हुआ। 10,000 हमारा नॉर्मल इनकम टैक्स बन रहा था, उसको हमने डिवाइड किया 800,000 के साथ जो हमारी टैक्सेबल इनकम थी। तो रेट देखिए क्या है, बल्कि मैं इसको 100 से, ये क्या चक्कर है, जीरो क्यों दे रहा है भाई? हाँ ये बनता है अप्रोक्सीमेटली 1.25, इसने राउंड कर दिया, इसने 1.3 कर दिया, 1.25% बनता है। वो कहता है कि आप मुझे अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर 1.25% टैक्स देना चाहते थे। कि आपका जो टैक्स बन रहा था ना नॉर्मल इनकम टैक्स, वो 10,000 रुपये था, जो आपकी टैक्सेबल इनकम का 1.25% बनता था। तो मैं भी उसी रेट पे आपको क्या दूंगा, टैक्स क्रेडिट। अब आपकी सी क्या था, अब 1.25 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लें सी को, जो आपका है 100,000। और फिर आपने इसको क्या करना है जी, डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो 1,250 परसेंटेज का साइन दे रहा है, इसको हम खत्म कर लेंगे। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आप कैलकुलेटर पे करते हैं तो आपके पास जो रेट बनता है 1.25 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो ये बनता है 0.125, 0.0125 मल्टीप्लाई बाय सिंपल, जनाब मुश्किलों से आजाद हो जाए, तो ये सीधा सीधा आपका टैक्स क्रेडिट बन जाता है। ठीक है, आपका टैक्स क्रेडिट बन जाता है।
अब उससे आपकी इनकम कम हो गई, अब उसके बाद आप उसको मजीद रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले वो वाला टैक्स एडजस्ट करेंगे जो आपका सैलरी के ऊपर डिडक्ट हुआ था। अब नो अब नॉर्मल सिनेरियो में आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी पे सैलरी वाले रेट्स यूज करते हुए टैक्स काटा होगा, जो कि 2500 रुपया होगा। मैं वो भी 2500 लिख दूंगा। तो देखिएगा कैलकुलेट करके, अब मेरा टैक्स बन जाएगा कोई 6200 या 6100 के करीब, कुछ कुछ ऐसे ही सिनेरियो में 62 बनेगा मेरे, 6250 शायद। अभी कैलकुलेट नहीं हुआ, आजकल पोर्टल थोड़ा सा स्लो है क्योंकि लोग, ये देखिए 6250, ठीक है। नहीं जी नहीं, अच्छा स्क्रीन, ओह सॉरी सॉरी, ये देख लें। उसके बाद मैंने क्या काम किया था, मैं एडजस्टेबल पे गया, यहाँ मैंने 2500 दिखाया। ये मेरे दोस्त ने नेकी की है जिन्होंने याद करवा दिया। बंदा थोड़ा सा ना, इसलिए मैं ज्यादा एक्सेल पे नहीं जाता, बंदा भूल जाता है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149, जो टैक्स एट सोर्स विदहेल्ड किया एम्प्लॉयर ने, आपने वो यहाँ पे दिखा दिया। जब आपने दिखाया तो आपका टैक्स उससे मजीद कम हो गया। ये दोस्तों ये फॉर्मूला सिस्टम के अंदर लगा हुआ है, हमने कैलकुलेट नहीं करना, सिस्टम कैलकुलेट करेगा, लेकिन हमें आना चाहिए, क्योंकि समटाइम लोगों को नहीं आता तो वो फिर बड़े खपते रहते हैं, तंग होते हैं, परेशान होते हैं कि यार ये कैसे कैलकुलेट हो गया, ये इसने कैसे कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रही। मुझसे अगर मैंने जिस बंदे का काम किया, अगर वो मुझसे पूछ ले कि ये आपने कैसे किया, मैं उसको क्या बताऊंगा, मतलब परेशानी में रहता है। ठीक है, उस परेशानी, उस हजीमत, और ठीक है, उससे बचने के लिए बंदे को पता हर चीज का होना चाहिए कि सिस्टम जो जो कर रहा है ना, कर कैसे रहा है। अब जैसे बड़ा एडवांस एक सिनेरियो में आपने देखा होगा, जो दोस्त कंपनीज की रिटर्न फाइल करती हैं, एओपीज भी करते हैं, या हाई टर्नओवर वाले इंडिविजुअल्स भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके पास ना एक ये ये दो चीजें आ रही होती हैं, एट्रीब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम और टैक्स ऑन एट्रीब्यूटेबल टैक्सेबल, और फिर उसके बाद एक डिफरेंस आ जाता है मिनिमम टैक्स चार्जेबल। वो लोग बड़े परेशान होते हैं। अब काम तो हो जाता है, सिस्टम सारा कुछ कर देता है, लेकिन समझ नहीं आती हुआ क्या है। अब बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही होती। कई दफा मेरे पास जो है सिनेरियोज स्टूडेंट्स वो मुझे फॉरवर्ड करते हैं, तो जी ऑटो ऑटो लगा हुआ कैलकुलेट, हर चीज खुद कैलकुलेट कर रहा है वो, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ समझने की जरूरत। ये हर चीज खुद कैलकुलेट कर देगा। ये जो मैं आपके सामने इस टाइम चीज रखी है बड़ी एडवांस है, ये भी खुद कैलकुलेट कर देता है, समझ नहीं आती कि किया इसने कैसे, हमें समझ नहीं है चीजें। ठीक है जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो आपके हाथ में देता है, जैसे डेप्रिसिएशन होती है, इसके अंदर सिस्टम करने को खुद भी कर सकता है। जैसे मैं कोई नया एसेट खरीदता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि वो इतने का है, उसके ऊपर उसका एक्सटेंट ऑफ यूज 100% है, मैं बिजनेस में उसको 100% यूज कर रहा हूँ, वो मुझे इनिशियल अलाउंस देगा, डेप्रिसिएशन देगा, फिर मेरी एक क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद मुझे नेक्स्ट ईयर वो खुद ऑप्शन देगा कि आप अपने हाथ से मैन्युअली, वरना वो यहाँ से ऑटो भी उठा सकता है। ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने पिछले 3-4 साल में एसेट खरीदा है, लेकिन उस टाइम वो फाइलर नहीं, रिटर्न फाइल नहीं करते, वो रिटर्न फाइल फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं, लेकिन एसेट 4 साल यूज हो चुका है, तो एसेट को वो अपनी करंट जो रिटर्न डाउन वैल्यू उस पर दिखाएं। अभी यहाँ ना है बिल्कुल, अभी यहाँ नहीं आना चाहिए बिल्कुल ऐसे। मैं सिर्फ वो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या सिस्टम आपके साथ खेलता है। कुछ लोग, मसूद भाई, हमें टेस्टर भी लगा रहे होते हैं एडवांस लेवल के, ठीक है, तो वो भी ताकि यार दोस्त मुतमईन हो जाए। इंसान है, इंसान कोशिश करता है कि यार जितना ज्यादा ज्यादा हो सके। चलें, अब आपने देखा कि फाइनल जो आपका रिजल्टिंग आया वो 6250। अब यही मैंने काम थोड़ा सा उनकी एफबीआर की नकल करने की कोशिश की है, और कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, पता नहीं अकल हमने यूज की या नहीं।
तो देखिएगा फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है। वो कहता है सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, इन सब से आपके पास कोई इनकम आ गई और उसको हमने कह दिया टोटल इनकम। जी जी जरूर सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे जनाब, इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको टैक्स चालान बनाना सिखा देंगे, वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क। जब आपकी टोटल इनकम आ गई, जैसे सिस्टम ने बनाई थी आपकी 10 लाख, फिर आपने उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लिया, वो 9 लाख हो गई। वो 9 लाख क्या बनी, टैक्सेबल इनकम बनी। फिर उसके ऊपर एक टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट हुई। फिर आपने क्या किया, उसको मजीद रिड्यूस करने के लिए टैक्स क्रेडिट्स का सहारा लिया। ओहो किसी का माइक फट गया। फिर आपने क्या किया, टैक्स क्रेडिट्स का सहारा लिया। जब टैक्स क्रेडिट्स भी आपने अवेल कर लिए तो फिर आपके पास एक दोबारा लाइबिलिटी आई। आपने देखा था डिफरेंट स्टेजेस पे वो चेंज होती जा रही थी। उसके बाद आपने क्या किया, लेस किया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको हम कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स। तो फिर आपके पास क्या बना, टैक्स पेबल या रिफंडेबल। अगर अगर देखिए आपकी जो आपका डिडक्टेबल अलाउंस है, टैक्स क्रेडिट्स हैं और विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन हैं, वो आपके पेबल से, आपकी लाइबिलिटी से ज्यादा बन रही थी। तो क्या होगा, आप रिफंड वाले सिनेरियो में फॉल कर जाएंगे, फिर रिफंड क्लेम कर लें और फिर वेट करते रहें ताकि हम मजाक कर रहा हूँ, मिल जाता है लेकिन थोड़ा सा सब्र आजमा काम है। ये है जी वो पूरा एक सीक्वेंस जिसको हमें फॉलो करना है। अब टाइम हमारे पास 10 मिनट है, लेकिन कोशिश करने में हर्ज नहीं है, अल्लाह पाक कामयाबियां देता है। हम चलते हैं जी सेल्स टैक्स के ऊपर, ठीक है। मजा आएगा आपको, वो एक इंटरेस्टिंग चीज है, इससे भी ज्यादा मजे की चीज है और ज्यादा पैसे देने वाली चीज है, ज्यादा अच्छा पे बैक करता है। उसकी रिटर्न मंथली जाती है, इसकी रिटर्न एनुअली जाती है। तो तवज्जो जिसकी सेल्स टैक्स की तरफ ज्यादा होगी वो ज्यादा अच्छा कंसल्टेंट बन जाएगा, और जिसकी इनकम टैक्स की तरफ होगी वो सीजनल कंसल्टेंट जरूर बन जाएगा, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर कंसल्टेंट नहीं बन पाएगा। मुझे आना है जी EFBR पे। इसका पोर्टल वो नहीं है आईरिस, IRIS तो नहीं, अब आपने जाना, अब आपने जाना है EFBR। यहाँ से इसको लॉगिन करना है। इसमें भी ये है कि पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन किधर होती है, वो इसी पोर्टल में होती है। और दिखा देता हूँ आपको रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स की भी और सेल्स टैक्स की भी। वो जो हमारे रेगुलर लेक्चर्स चलेंगे तो इनशाला वो उसका पार्ट होगी। रजिस्ट्रेशन सबसे ऊपर आपको इनकम टैक्स की नजर आएगी 181, फिर उसके बाद सेल टैक्स। 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इनकम टैक्स देखिएगा फर्स्ट। सेकंड क्या है, 14 सबसेक्शन 1 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन, नीचे देखें सेल्स टैक्स। ठीक हो गया, रजिस्ट्रेशन यहाँ से होंगी लेकिन फिर पोर्टल डिफरेंट हो जाएंगे। ये सेल्स टैक्स का। अब सेल्स टैक्स का सिनेरियो क्या है, बड़ा इजी है। सेल्स टैक्स एक अदद जिसको कहते हैं ना वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडिशन क्या होती है, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। आपकी लेट से सेल्स 2 मिलियन, उसमें से आप लेस कर दें कि मैंने परचेजेस कितनी की। वो मैंने की जी 1.5 मिलियन। तो मैंने कितनी वैल्यू ऐड की, मैंने 500,000 वैल्यू एडिशन की। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, जो मेरी वैल्यू एडिशन है इसके ऊपर टैक्स लगेगा। कितना परसेंट, हमारा जो स्टैंडर्ड रेट है जो हमारा फेडरल का वो 17% है। हमने 17 लिया तो 85,000 मेरा पेबल बन रहा है मंथली। अब इसको जब हम थोड़ी सी तसल्ली से समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी सेल्स के ऊपर जो हमने टैक्स कलेक्ट किया होता है ना, उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स।
ठीक है, सेल्स हमारी आउटपुट होती है, तो आउटपुट टैक्स होता है सेल्स के ऊपर, जो हमने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सेल 17%, वो बन गया 340। उसमें से हमने लेस किया इनपुट टैक्स। हमारी परचेजेस होती हैं इनपुट। इनपुट टैक्स हम पे करते हैं अपने सप्लायर को, जिससे हम चीजें खरीदते हैं, उसको हम पे करते हैं, कटवाते हैं। तो इसमें भी इनकम टैक्स की तरह यही है कि आपने जो कस्टमर से कलेक्ट किया या जो आपका पेबल बनता है वो 340 है। तो इसमें सबसे पहले आप वो लेस कर दें जो आपने खुद पे किया हुआ एट सोर्स। मैंने जो पे किया हुआ है इसके ऊपर 17%, तो ये बन गया 255,000। इसमें भी रिजल्टिंग देखिएगा फिगर टैक्स का, वो कितना होगा। मैं आउटपुट में से पेबल में से अपना पे किया हुआ ऑलरेडी डिडक्ट कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो 85,000 ही बन रहा है। दोनों तरीकों से आपने देखा, ठीक है। अब चलता हूँ रिटर्न के ऊपर। मैं आपको 5 मिनट में एक सिंपल रिटर्न करना सिखा दूंगा। डिक्लेरेशन पे आऊंगा, सेल्स टैक्स सेलेक्ट करूंगा, ये पीरियड सेलेक्ट करूंगा, और इसमें जो एक रिटर्न मुझे पसंद है, जो इनिशियल स्टेज पे समझाने के लिए अच्छी है, उसको सिलेक्ट करूंगा। मंथ देखिएगा मैंने सेलेक्ट किया, मंथ में सेल्स टैक्स रिटर्न सेलेक्ट की। अब देखिएगा इसमें वैल्यू आ रही है परचेजेस की और सेल्स की। मैंने परचेजेस की वैल्यू इधर से पकड़ लेनी है, 1005274। मैं उधर लिख देता हूँ, जब हो जाएगा तो आपके सामने ले आऊंगा। 274, 1005274। और फिर देखूंगा जी सेल्स कितनी। ये मेरी परचेजेस है, ऊपर देख सकते हैं आप, डोमेस्टिक परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। उसके बाद मैं आऊंगा सेल्स की तरफ, जिसको सप्लाईज कहता है वो, टोटल गुड्स और सप्लाईज सर्विसेज सप्लाइड लोकली। 2960437, 2960437, यहाँ से कॉपी नहीं होता। 40, एक मिनट से कितना है, 2960, अच्छा 60437। अब आपके सामने मैं लेके आता हूँ पोर्टल को, वो उसको एक्सेल को। देखिएगा मेरी सेल्स थी 2960437, मेरी परचेजेस थी 1005274, और मेरी वैल्यू एडिशन जो हुई 119,55163 की, जिसके ऊपर टैक्स बना 332,377.7, राउंड ऑफ करें तो बनता है 332,378। इसमें क्या हुआ है, मैंने सेल्स के ऊपर जो टैक्स पे किया वो 5,03,274 है। उसमें से मैं लेस करूंगा जो मेरा इनपुट टैक्स परचेजेस पे कटा है, वो कितना 170,897। तो रिजल्टिंग जो टैक्स बन रहा है वो 332,378। अब उधर चल के देखते हैं क्या उधर भी इतना ही टैक्स बन रहा है, 332,378, याद रखिएगा। ये देखिएगा, सबसे पहले तो सेल्स के ऊपर जो टैक्स हमने कैलकुलेट किया था 503,275, ये मैं आपकी तवज्जो दिला देता हूँ उस तरफ। 503,275, और परचेजेस के ऊपर हमारा जो टैक्स बना था वो बना था 170,897। ये ऊपर आप देख सकते हैं परचेजेस के ऊपर। मैं ऊपर फिर मार्क कर देता हूँ 170,897। जब आपने क्या किया, ये टैक्स जो है 503,275 में से 170,897 लेस किया, तो आपका जो पेबल बना देखिएगा नीचे, बैलेंस टैक्स पेबल 332,378। सरकार ये नॉर्मल रिटर्न है, जिसमें आपको क्या करना होता है, सिंपली एनेक्जर ए फिल करना है, जो आपका सिस्टम खुद उठा लेता है डेटा सारा। फिर एनेक्जर सी फिल करना होता है खुद, जो आपको क्लाइंट्स जो है इनवॉइसेस देता है। फिर क्या होता है कि उसके बाद आपने इनवॉइसेस सबमिट की, एनेक्जर सी सबमिट किया, एनेक्जर एफ
जो है उसमें कैरी फॉरवर्ड की समरी डालनी होती है थोड़ी सी। देन आपके पास ये सिनेरियो आ गया, ये जो पेमेंट बनी है आपने पे की और मामला खत्म। अब इस पेमेंट को कौन अवॉइड कर सकता है? 332378, इसको कोई नहीं अवॉइड कर सकता लीगली। एक होता है हमारे पास सेक्शन 8B, वो कुछ लोग जरूर जानते होंगे जो सेल टैक्स का काम कर रहे हैं। उसको अवॉइड करने का तरीका मौजूद है, लेकिन वो गलत है, वो एवेजन है। इसलिए मैं एवेजन कोशिश करता हूँ ज्यादा आपको ना समझाऊं ना बताऊं। अब सेल्स टैक्स को हमने देख लिया जी, ये पूरी एक फुल फ्लेज रिटर्न थी जो आपके सामने है। अगर आप इसमें मुझे कहें कि हमें एनेक्जर्स दिखा दें, तो एनेक्जर्स दिखा देता हूँ। अभी तो देखिए ना, मैं 10 मिनट में समझाई है तो कुछ कुछ आपको आई गई होगी। अगर तसल्ली से करूँ तो क्या मुश्किल है, जब इसके ऊपर 20-22 लेक्चर्स लगाए जाएं सेल टैक्स के ऊपर, तो क्या मुश्किल है। ये है जी एनेक्जर सी, देखिएगा जो, ये देखें जो 2960437 आपका टोटल आ रहा था सेल्स का, उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ था 503275 था। ठीक है, तो एनेक्जर ए भी देख लेते हैं जो आपने परचेजेस की थी। बंद कर देंगे मुबशिर भाई, मुबशिर भाई, मुबशिर भाई माइक बंद कर दें। ये देखिएगा, ये आपका परचेजेस का टोटल है, ये उसके ऊपर टैक्स है। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्या आपको समझ आई है, क्या नहीं आई। जी मैं सारे सारे बताऊंगा, सारे बताऊंगा, ये जिम्मेदारी के अंदर शामिल है। नहीं नहीं मसूद भाई, आपको नहीं मैंने कहा, एक मुबशिर भाई तो मैं उनको कह रहा था। अच्छा जी, अब क्योंकि मेरी एक क्लास है 9:30 पे, तो मुझे अगर वो ज्वाइन ना करनी होती तो मैं आप लोगों को और टाइम देता, उसको मजीद इसके अंदर चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाली थी वो करता। लेकिन वो कहते हैं वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश थी, तकरीबन हमें कनेक्ट हुए गालिबन 1 घंटा और 10 मिनट, 12 मिनट हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम आपसे अब मुलाकात होगी मंडे को। मंडे को जनाब मजीद इसको आगे लेके चलेंगे चीज़ों को, उसके बाद आपके फिर फीडबैक का वेट करेंगे। सभी अब क्योंकि थोड़ा सा हम लेट हो गए, आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का 1 घंटे बाद जरूर जवाब दे दूंगा। मेरी 1 घंटे की क्लास है, ठीक है, मैं जरूर इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दूंगा, प्लीज। ठीक है। अच्छा साहब, आप जो है ना ग्रुप में एक दफ़ा आउटलाइन और डिटेल्स वगैरह ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, दोस्त से कह रहे हैं। बाकी उसके अलावा आपका फीडबैक जो है ना वो मेरे लिए कीमती है, वो मेरे लिए अहमियत रखता है। तो मैं आपका वेट करूंगा, आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह जो लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं उनके साथ मुलाकात होगी मंडे को। बाकी सब दोस्त भी ज़िंदगी भर जो है वो अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह किसी न किसी वक्त आपसे, आप लोगों से भी बात मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।